नमस्कार सभी को। आज हम घर्षण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम घर्षण की जो परिभाषा जो है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल है जो वस्तु के गति का विरोध करता है। मतलब घर्षण बल जो है वो सदैव वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगता है। जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती है तो उनके संपर्क पृष्ठ पर घर्षण बल जो होता है वो कार्य करता है। यह बल वस्तु के समांतर या संपर्क पृष्ठ के समांतर कार्य करता है। मान लीजिए कि ये कोई सतह है, कोई फर्श है और इस पर ये कोई वस्तु जो है वो रखी हुई है। ये सतह है और ये जो है वस्तु है। तो ये जो जगह है जहाँ पे वस्तु और जो फर्श जो है उनकी सतह जो है वो आपस में सटी हुई है, आपस में संपर्कित है, तो इस स्थान पर एक बल जो है वो कार्य करेगा और वो बल जो है वो घर्षण बल होगा। तो दो पृष्ठों के संपर्क सतह पर, मतलब दो पृष्ठ जहाँ पर आपस में संपर्क में होते हैं उस स्थान पर एक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। और ये बल जो होता है वो सदैव वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगता है, वस्तु की गति का विरोध करता है। मान लीजिए वस्तु जो है वो इस दिशा में गति कर रही है तो घर्षण बल जो होगा वो विपरीत दिशा में, मतलब इस दिशा में कार्य करेगा। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि घर्षण जो होता है वो संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। मतलब जो कोई वस्तु होती है उस वस्तु के जो पृष्ठ होते हैं उसमें अनियमितताएं होती हैं, मतलब उनकी जो सतह जो होती है वो उबड़ खाबड़ होती है। तो उन अनियमितताओं की वजह से घर्षण बल कार्य करता है। और जो पृष्ठ जो होते हैं जो हमें देखने में काफ़ी चिकने दिखाई देते हैं उनकी जो सतह जो होती है उसमें भी काफ़ी सूक्ष्म अनियमितताएं, मतलब छोटी छोटी अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं जो होती है वो एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं। और जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतः बंधन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। और ये जो बल जो होता है ये घर्षण बल के बराबर होता है। खुरदरे पृष्ठों पर, ये खुरदरे या रुक्ष जो पृष्ठ होते हैं उनमें अनियमितताएं जो होती है वो ज़्यादा होती है, अधिक संख्या में होती है, जिसकी वजह से जो रुक्ष पृष्ठ जो होते हैं उनमें घर्षण बल जो होता है वो अधिक लगता है। जबकि इसकी तुलना में जो चिकने जो पृष्ठ होते हैं उनमें अनियमितताएं जो होती है वो कम होती है और अनियमितताएं कम होने की वजह से जो घर्षण बल जो होता है वो कम कार्य करता है। तो ये देखिए यहाँ पे दो वस्तुएं हैं। ये तो लकड़ी की टेबल है और इसके ऊपर यहाँ पे ये जो पुस्तक जो है उसको रखा गया है। इस स्थान पर पुस्तक और जो लकड़ी की जो टेबल जो है वो आपस में संपर्कित है, आपस में संपर्क बना रही है। और इस स्थान पर दोनों के मध्य में घर्षण जो है वो कार्य करेगा, घर्षण बल कार्य करेगा। इस स्थान को जब हम बड़ा करके देखते हैं तो ये संरचना हमें दिखाई देती है। तो इसमें देखिए ये पुस्तक की सतह है, इसमें भी अनियमितताएं हैं। और ये नीचे की तरफ जो लकड़ी की जो टेबल है जो दिखने में काफ़ी चिकनी है लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी सूक्ष्म छोटी छोटी अनियमितताएं, जो ये भूरे रंग की अनियमितताएं दिख रही है। जो सफ़ेद रंग की जो अनियमितताएं हैं वो तो पुस्तक की है और जो भूरे रंग की जो अनियमितताएं दिखाई दे रही है वो लकड़ी की टेबल की है। तो ये दोनों जो वस्तुएं हैं उनके पृष्ठ की अनियमितताएं हैं। तो इन अनियमितताओं की वजह से ही दोनों वस्तुओं के मध्य में जो घर्षण जो होता है वो कार्य करता है। होता क्या है कि ये दोनों
पृष्ठों की जो अनियमितताएं जो होती है वो आपस में एक दूसरे में धंस जाती हैं और आपस में एक दूसरे में धंसकर एक दूसरे से बंध जाती है, जिसकी वजह से जब इनको एक दूसरे के ऊपर गति करवाया जाता है तो मतलब कि घर्षण बल कार्य करता है और वो गति का विरोध करता है। अगर पृष्ठ जो है वो खुरदरा हो, रुक्ष हो, तो अनियमितताएं जो होती हैं वो अधिक संख्या में होती है और जिसकी वजह से घर्षण बल जो होता है वो अधिक लगता है। जबकि इसकी तुलना में अगर जो पृष्ठ जो हैं वो चिकने हों, तो चिकने पृष्ठों में जो अनियमितताएं होगी वो कम संख्या में होगी और अनियमितताएं कम संख्या में होने की वजह से जो पृष्ठ जो हैं वहाँ पे घर्षण बल जो है वो कम कार्य करेगा। मतलब जिस स्थान पर दो वस्तुएं आपस में संपर्कित होगी, दो पृष्ठ आपस में जुड़े हुए होंगे, उस स्थान पर जो घर्षण बल जो है वो कम कार्य करेगा। तो खुरदरे पृष्ठों पर घर्षण बल ज़्यादा लगता है और जो चिकने पृष्ठ जो होते हैं वहाँ पे घर्षण बल कम कार्य करता है। तो घर्षण बल जो होता है वो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है और पृष्ठों की अनियमितताओं पर निर्भर करता है। जो ठोस वस्तुएं जो होती हैं वहाँ पे घर्षण बल ज़्यादा होता है, द्रव में ठोस की तुलना में कम होता है और गैस में सबसे कम घर्षण बल कार्य करता है। तो अगर घर्षण बल की बात करें तो जो ठोस सतहें जो होती हैं वहाँ पे घर्षण बल जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और दूसरे नंबर पर जो द्रव सतह होती है, तरल सतह जो होती हैं वहाँ पे ठोस की तुलना में कम घर्षण बल कार्य करता है और गैस की तुलना में ज़्यादा घर्षण बल कार्य करता है। और जो गैस अवस्थाएं होती हैं, गैस वस्तुएं जो होती हैं वहाँ पे जो घर्षण बल जो होता है वो सबसे कम कार्य करता है। तो सबसे ज़्यादा घर्षण बल ठोस वस्तुओं में, फिर द्रव वस्तुओं में और सबसे कम घर्षण बल जो होता है वो गैसीय जो अवस्थाएं होती है, गैसीय जो वस्तुएं जो होती है वहाँ पे कार्य करता है। तो घर्षण बल जो होता है वो पृष्ठों की प्रकृति पर, वस्तुओं की अवस्था पर और पृष्ठों में अनियमितताओं पर निर्भर करता है। अब जो घर्षण बल जो है उसकी जो निर्भरता है उसको समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं, एक उदाहरण करते हैं। इसमें दो चित्र दे रखे हैं, एक चित्र ए है और एक चित्र बी है। और चित्र ए में ये जो है ये लकड़ी की टेबल है, चिकनी सतह है, चिकनी लकड़ी की टेबल है। और बी जो चित्र है उसमें यहाँ पे हमने रेत को बिछा दिया है। ये जो चित्र है इसमें चिकनी लकड़ी की टेबल है, यानी कि जो सतह जो है वो चिकनी है और चिकनी सतह जो होती है वहाँ पे घर्षण बल जो होता है वो कम लगता है। और बी जो चित्र है उसमें रेत का फर्श जो है वो हमने तैयार किया है, तो ये सतह जो है ये रुक्ष है या खुरदरी है। और खुरदरा जो पृष्ठ होता है, खुरदरी जो सतह जो होती है उस पर घर्षण बल जो होता है वो ज़्यादा कार्य करता है। अब हम प्रयोग करते हैं और प्रयोग के दौरान हम क्या करते हैं, एक पेंसिल सेल लेते हैं और उसको बिंदु ए, मतलब ये जो स्थान है यहाँ से हम लुढ़काते हैं। तो ये जो पेंसिल सेल होता है वो यहाँ से लुढ़कते हुए यहाँ पे इतनी दूरी तय करता है और इस दूरी को हम नोट कर लेते हैं। और इसी प्रकार से चित्र बी जो है उसमें भी हम इसी प्रकार से जो पेंसिल सेल जो होता है उसको बिंदु ए से लुढ़काते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे ये इतनी दूरी तय करता है। तो इस दूरी को भी नाप लेते हैं और इस दूरी को भी नाप लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो ए परिस्थिति जो है वहाँ पे पेंसिल सेल जो है उसने ज़्यादा दूरी तय की और बी परिस्थिति जो है उसमें पेंसिल सेल ने जो दूरी जो है वो कम दूरी तय की। यानी कि जो चिकनी लकड़ी की जो टेबल थी वहाँ पे पेंसिल सेल जो है उसने दूरी अधिक तय की। क्यों? क्योंकि चिकनी लकड़ी की टेबल की जो सतह है वो चिकनी सतह है, अपेक्षाकृत चिकनी सतह है, जिसकी वजह से यहाँ पे अनियमितताएं जो हैं वो कम है। और अनियमितताएं कम होने की वजह से जो घर्षण बल जो है वो यहाँ पे कम लग रहा है, जिसकी वजह से जो पेंसिल सेल जो है वो अधिक दूरी तक गति करेगा और
जो बी चित्र में जो फर्श जो है वो हमने रेत का फर्श लिया है, और रेत का फर्श जो हमने लिया है उसमें वो जो है वो खुरदरा पृष्ठ है, और खुरदरा पृष्ठ होने की वजह से उसमें अनियमितताएं ज़्यादा है। अनियमितताएं ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे घर्षण बल जो है वो ज़्यादा कार्य करेगा, और घर्षण बल ज़्यादा कार्य करने की वजह से जो पेंसिल शेल जो है वो कम दूरी जो है वो तय कर पाएगा। तो हमने ये देखा कि जो चिकनी सतह जो होती है वहाँ पे वस्तु जो होती है वो आसानी से गति कर जाती है, उसकी गति का विरोध जो है वो कम होता है, घर्षण बल जो है वो कम होता है। जबकि जो खुरदरे पृष्ठ जो होते हैं वहाँ पे वस्तु जो होती है मुश्किल से गति करती है, वहाँ पे अनियमितताएं जो होती है वो ज़्यादा होती है, और वस्तु की गति का जो विरोध है वो भी ज़्यादा होता है, घर्षण बल भी ज़्यादा होता है। तो इस प्रयोग से हमने जो घर्षण बल जो है उसकी निर्भरता जो है उसके बारे में हमने समझा। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति आरंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला बल जो होता है वो स्थितिक घर्षण की माप होता है। यानी कि मान लीजिए कोई वस्तु जो है वो स्थिर अवस्था में है, तो उस स्थिर अवस्था से उसको गतिशील करने में जो बल लगाना पड़ेगा वो स्थितिक घर्षण के बराबर होगा। यानी कि जो वस्तु जब स्थिर अवस्था में होती है तो उस पर जो घर्षण कार्य करता है वो स्थितिक घर्षण होता है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए कोई वस्तु जो है वो गतिशील अवस्था में है, तो उसको उसी प्रकार से गतिशील रखने के लिए जो आवश्यक बल जो हमें लगाना पड़ेगा वो जो होता है वो सर्पी घर्षण के बराबर होता है। यानी कि गतिशील वस्तु जो होती है उस पर जो घर्षण कार्य करता है वो सर्पी घर्षण होता है। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वो फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। मतलब इतना समय नहीं मिल पाता कि दो पृष्ठों के जो अनियमितताएं हैं, दो पृष्ठों के संपर्क बिंदु जो हैं वो आपस में एक दूसरे से बंध जाएं, एक दूसरे से धंस सकें, इतना टाइम नहीं मिलता है गतिशील अवस्था में। अतः सर्पी घर्षण जो होता है वो स्थितिक घर्षण की तुलना में कुछ कम होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि स्थितिक घर्षण जो होता है वो ज़्यादा होता है, और सर्पिक घर्षण जो होता है वो सदैव स्थितिक घर्षण की तुलना में कम होता है। इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। मतलब कोई स्थिर वस्तु है उसको गतिशील करने में मतलब कि हमें कठिनाई होगी, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। इसकी तुलना में कोई गतिशील वस्तु है उसको गति कराते रहने में हमें कम बल लगाना पड़ेगा, और उसमें हमें कठिनाई भी कम होगी, वो ज़्यादा सरल होगा। तो जो स्थितिक घर्षण जो होता है वो सदैव ही सर्पी घर्षण की तुलना में ज़्यादा होता है। स्थितिक घर्षण जो है वो सर्पी घर्षण की तुलना में ज़्यादा होता है। अब घर्षण जो होता है उसको आवश्यक बुराई कहा जा सकता है, क्योंकि घर्षण जो है वो हमारे लिए आवश्यक भी है, और इसके साथ साथ घर्षण जो होता है वो हमारे लिए हानिकारक भी होता है। तो इसको आवश्यक बुराई अगर कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब घर्षण आवश्यक क्यों है, तो हम कुछ उदाहरणों की सहायता से ये समझते हैं। यदि घर्षण न हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते। हम पेन से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं कॉपी पर या पेज पर, तो इस दौरान दोनों के मध्य में, पेन पेंसिल और जो कॉपी के पेज जो होते हैं उनके मध्य में घर्षण बल कार्य करता है, जिसकी वजह से पेंसिल या पेन जो होता है वो घिसता है और कागज़ पे लिखावट आती है। जब आपके शिक्षक चौक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो श्यामपट्ट का रुक्ष पृष्ठ जो है वो रगड़ द्वारा चौक के कुछ कणों को उतार देता है जो श्यामपट्ट से चिपक जाते हैं, और इस प्रकार श्यामपट्ट पर आपको लिखावट दिखाई देती है। मतलब हम जब शिक्षक जब ब्लैक बोर्ड पर श्यामपट्ट पर चौक से लिखते हैं तो चौक और ब्लैक बोर्ड के मध्य में घर्षण लगता है, रगड़न होती है, और उस घर्षण की वजह से
चौक जो होती है वो घिसती है और चौक के कुछ कण जो होते हैं वो श्यामपट्ट से चिपक जाते हैं और हमें लिखावट जो होती है वो दिखाई देती है। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न होता तो उन वाहनों की न तो गति आरंभ की जा सकती थी, न ही उन्हें रोका जा सकता था और न ही उनकी दिशा परिवर्तित की जा सकती थी। यानी कि सड़क पर वाहन जो गति करते हैं, वाहन जो चलते हैं, उनकी गति के लिए भी घर्षण जो होता है उसका होना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि वहाँ घर्षण न हो। जैसे कि अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष में निर्वात होता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, कोई माध्यम नहीं होता, ना वहाँ पे वायु होती है, ना द्रव होता है और ना कोई ठोस मतलब माध्यम होता है। तो वहाँ पे अगर वस्तु एक बार गति करना आरंभ कर दे तो वो वापस नहीं रुकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे घर्षण नहीं होता। आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते। ये देखिए, ये चित्र में दिखाया गया है और इसमें हम एक दीवार में कील को ठोक रहे हैं और दीवार में कील को ठोकने के लिए भी घर्षण का होना ज़रूरी है। अगर घर्षण ना कार्य करे तो दीवार में कील को भी नहीं ठोका जा सकता। अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भवन जो है उसका निर्माण भी नहीं हो पाता। मतलब इन उदाहरणों से ये हमें स्पष्ट हो रहा है कि घर्षण कितना आवश्यक है। मतलब हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी इतने क्रियाकलाप होते हैं, उनमें घर्षण जो है वो निरंतर कार्य करता रहता है और अगर घर्षण ना हो, घर्षण बल ना हो तो वो क्रियाएं हम नहीं कर सकते। इसलिए घर्षण जो है वो आवश्यक भी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ तक कि जब हम पैदल चलते हैं तो पैदल चलते समय भी घर्षण जो होता है वो कार्य करता है और अगर घर्षण ना हो तो हम पैदल भी नहीं चल पाए। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जब कोई लड़का केले के छिलके पर अपना कदम रखता है तो वो गिर पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम पैदल चलते हैं तो पैदल चलते समय हमारे पैर और जो पृथ्वी या भूमि जो होती है वो आपस में संपर्कित रहती है, जिसकी वजह से हमारे पैरों और पृथ्वी के बीच में, भूमि के बीच में घर्षण जो होता है वो कार्य करता है, जिसकी वजह से हमारे पैर जो होते हैं वो ज़मीन पर संपर्कित रहते हैं। हमारे पैर जो होते हैं वो ज़मीन पर टिके रहते हैं, संपर्कित रहते हैं। तो घर्षण की वजह से ही हमारे पैर जो होते हैं वो ज़मीन पर टिके हुए रहते हैं और जब चलते चलते हमारे पैर के नीचे जब केले का छिलका आ जाता है तो अचानक से हमारे जो पैर और भूमि के बीच में जो घर्षण तो था उसका मान जो होता है वो कम हो जाता है। तो घर्षण जो कम होने की वजह से हमारा पैर जो होता है वो स्लिप हो जाता है, फिसल जाता है और हम गिर जाते हैं। तो हमें पृथ्वी पर गति करने के लिए, हमें पृथ्वी पर या भूमि पर चलने के लिए भी घर्षण जो होता है उसकी आवश्यकता होती है। और केले का छिलका जब हमारे पैरों के नीचे आ जाता है तो हमारे पैरों और भूमि के मध्य में जो घर्षण जो होता है वो अचानक से कम हो जाता है और अचानक से कम हो जाने की वजह से हमारा पैर जो होता है वो स्लिप हो जाता है, फिसल जाता है और हम गिर जाते हैं। तो पैदल चलते समय भी घर्षण जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ तक तो हमने घर्षण की जो आवश्यकता है उसके बारे में अध्ययन किया था। अब हम घर्षण की जो हानियाँ हैं, घर्षण हानिकारक कैसे है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं जो होती है वो घिस जाती है, चाहे वह पेच हो, बॉल बियरिंग हो, जूते के सोल ही क्यों ना हो, जूते के जो तलवे होते हैं वो ही क्यों ना हो। आपने रेलवे स्टेशनों पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पिटी सीढ़ियाँ जो है वो भी देखी होगी। मतलब घर्षण जब दो वस्तुओं की पृष्ठों के मध्य में जब घर्षण कार्य करता है तो उसकी वजह से वो घिस जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे जो पैरों के जो जूते जो होते हैं उसकी सहायता से हम ज़मीन पर चलते रहते हैं और कुछ समय बाद जो होते हैं वो जो जूतों के जो सोल जो होते हैं, जूतों के जो तलवे जो होते हैं वो घिस जाते हैं। इसके पीछे घर्षण होता है। और जो रेलवे स्टेशन वगैरह जो होते हैं, जो पुल वगैरह जो होते हैं, उनकी सीढ़ियाँ जो होती हैं वो भी कुछ समय पश्चात हमें घिसी हुई दिखाई देती है। उसका कारण भी घर्षण होता है। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। मतलब जहाँ पे घर्षण कार्य करता है वहाँ पे ऊष्मा ऊर्जा यानी कि गर्मी जो होती है, ताप जो होता है वो भी उत्पन्न होता है। कुछ मिनट तक आप अपने हथेलियों को तेज़ी से एक दूसरे पर रगड़िए तो आप क्या अनुभव करेंगे? हम ये अनुभव करेंगे कि हमारे जो हाथों की हथेलियाँ जो होती हैं वो गर्म हो जाती है।
जब आप माचिस की तीली को किसी रुक्ष पृष्ठ जो है उस पर रगड़ते हैं तो वो आग पकड़ लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माचिस की तीली को जब हम रुक्ष या खुरदरे पृष्ठ पर रगड़ते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, घर्षण लगने की वजह से, घर्षण उत्पन्न होने की वजह से ऊष्मा उत्पन्न होती है, और उस गर्मी या ऊष्मा की वजह से जो माचिस की तीली पर जो बारूद होता है वो आग पकड़ लेता है। तो ये देखिए, ये घर्षण के कारण जो जूते हैं उनके जो तलवे जो हैं वो घिसे हुए दिखाए गए हैं। तो जो जूते के जो तलवे जो होते हैं, जब हम ज़मीन पर चलते हैं तो ज़मीन और हमारे जूतों के मध्य में निरंतर घर्षण कार्य करता रहता है, जिसकी वजह से जूते के तलवे जो होते हैं वो निरंतर घिसते रहते हैं। ये देखिए, ये बच्ची जो है वो अपने हाथों को आपस में रगड़ रही है, और कुछ देर तक जब हम हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो हमारे हथेलियाँ जो होती हैं, हाथ जो होते हैं वो गर्मी अनुभव करते हैं, ताप अनुभव करते हैं, क्योंकि घर्षण के कारण ऊष्मा जो होती है वो उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से जब माचिस की तिल्ली जो होती है उसको रुक्ष पृष्ठ, माचिस की टिकिया पर जो साइड में जो खुरदरा पृष्ठ जो होता है वो लगा हुआ होता है, उस पर जब माचिस की तिल्ली को रगड़ा जाता है तो घर्षण उत्पन्न होता है, और घर्षण की वजह से ऊष्मा या गर्मी उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से माचिस की तिल्ली पर जो बारूद लगा हुआ होता है वो जल जाता है। बारूद लगा हुआ होता है वो जल जाता है, और माचिस की तिल्ली जो होती है वो आग पकड़ लेती है। तो ये कुछ उदाहरण थे जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कि घर्षण जो होता है वो हानिकारक भी होता है। घर्षण जो होता है वो हमें मतलब कि काफ़ी हानि भी पहुंचाता है। हमारे ऊर्जा जो होती है उसका भी क्षय होता है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का भी क्षय होता है, और इसके साथ साथ वस्तुएं जो होती है उनको उनकी संपर्क जो होती है वो भी घिस जाती है और उसको भी हानि पहुंचती है।